गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है गया गाइडेंस प्रोग्राम में। मैं उपेंद्र कुमार आप लोग को क्लास 11th बायोलॉजी का एक चैप्टर लेकर के फिर से उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, बायो को क्लास 11 का 5 यूनिट में बांटा गया है, जिसमें लास्ट का यूनिट जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। उस ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें बाकी के चैप्टर्स हमारे साथी शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को लोकोमोशन एंड मूवमेंट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हेडिंग है, सबसे पहले हम लोगों को हेडिंग ही समझना चाहिए अच्छे से। हेडिंग क्या है बच्चों? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले हम लोग मूवमेंट को समझेंगे। सबसे पहले मूवमेंट को समझेंगे। मूवमेंट दुनिया में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मीन्स चाहे वो बच्चों प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सब में मूवमेंट होता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरे लिप्स मूव कर रहे हैं, मेरे जा ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, मेरा हाथ मूव कर रहा है। आप देखेंगे ब्लिंकिंग ऑफ आई जब करते हैं तो आईलिड का मूवमेंट होता है। ये सब क्या है? मूवमेंट है। जबकि मैं एक जगह स्थिर हूँ तो कहता है कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड मूवमेंट। यानी हमारे बॉडी के किसी पार्ट का यदि पोजीशन चेंज कर रहा है, जैसे देख रहे हैं हाथ में कभी ऐसे ला रहा हूँ, कभी ऐसे ले जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। लेकिन इसे लोकोमोशन नहीं कहेंगे बच्चों। अब देखिए लोकोमोशन, जैसा कि हेडिंग है मोशन प्लस लोकेशन, लोकेशन प्लस मोशन इज इक्वल टू बनता है लोकोमोशन। तो इसमें कहता है यदि लोकेशन चेंज हो जाता है पूरे बॉडी का, जैसे मैं चल के आपको बताऊं, देखिए ये जो है लोकोमोशन कहलाएगा, ये जो है लोकोमोशन कहलाएगा। मतलब चेंज इन द पोजीशन ऑफ होल बॉडी। जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है तो इसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। जबकि एक ही जगह खड़ा खड़ा अपने हाथ को हिलाते हैं, अपने पैर को हिलाते हैं, अपने जाँघ को हिलाते हैं, अपने आईलिड को हिलाते हैं, इवन अपने टंग को भी कभी कभी हिलाते हैं, तो ये सब मूवमेंट्स कहलाएंगे, लेकिन लोकोमोशन नहीं कहलाएगा। लेकिन याद रखना है बच्चों, मूवमेंट के बिना लोकोमोशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। चूंकि अभी अभी बताए थे आपको मेरा हाथ हिल रहा है तो ये तो मूवमेंट हो रहा है बच्चों, ये जो है सो मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये लोकोमोशन कभी नहीं हो सकता है। लेकिन बिना मूवमेंट के लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने पैर को मूव कर रहा हूँ तभी तो हमारा बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है आगे या पीछे, तो बिना मूवमेंट का लोकोमोशन नहीं हो सकता है। तो हेडिंग आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपको हम लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कुछ डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ स्टेप्स आप देखें, इनका ये जो लेग का स्टेप्स दिखा रहा है, यहाँ देखिए टच कर रहा है बॉटम से, यहाँ जो है सो थोड़ा सा मूव किया ऊपर और फिर और मूव किया। अब जो यहाँ वाला पीछे वाला पैर था वो आगे हो गया। इसका मतलब कि पहले क्या स्टार्ट हुआ था बच्चों? मूवमेंट। लेकिन मूवमेंट के द्वारा होल बॉडी का पोजीशन चेंज करके आगे आ गया। तो देख रहे हैं पहले क्या हुआ? मूवमेंट, उसके रिजल्ट में क्या हुआ? लोकोमोशन। तो विदाउट मूवमेंट लोकोमोशन क्या पॉसिबल है बच्चों? कभी नहीं। इसीलिए हमने आपको कहा कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। सभी के सभी लोकोमोशंस जो हैं वो मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन सभी के सभी मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं होता है। अब जो है सो हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। यहाँ पर आपको
वन बाई वन, पॉइंट बाई पॉइंट नोट्स लिखा हुआ है। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे बाद में PDF डाउनलोड रहता है गया गाइडेंस प्रोग्राम जो चैनल है उस पर। देखिए आप, चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड मूवमेंट। मीन्स जो हाथ ऐसे मूव कर रहे हैं, पैर मूव कर रहे हैं, ये सब सिर्फ मूवमेंट कहलाता है। लेकिन चेंज इन पोजीशन ऑफ होल बॉडी इज कॉल्ड लोकोमोशन। फिर क्या कहे, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर, जैसे स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मूवमेंट्स ऑफ सिलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स, मूवमेंट्स ऑफ लिम्स, जा, आईलिड्स एंड टंग। इसे अब वापस मैं व्हाइट बोर्ड के सहारे आपको समझाना चाहूंगा। देखिए बच्चों, अभी अभी हम लोग चर्चा किए थे कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, और उसके लिए यूनिसेलुलर लेवल पर आते हैं। आप जानते हो अमीबा यूनिसेलुलर है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। अमीबा जो भी मटेरियल अंदर लेता है, चाहे वो फूड मटेरियल हो चाहे गैसेस हो, तो क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इंटायर प्रोटोप्लाज्म, इसमें एक मूवमेंट होता है। ये कांस्टेंट नहीं रहता है बच्चों, ऐसे मूव करते रहता है। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो यह भी एक प्रकार का मूवमेंट है जो सेलुलर लेवल पर है। आप जानते हो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें आप नाम सुने होंगे ट्रैकिया का। ट्रैकिया के अंदर जब एयर हम लोग लेते हैं तो वहाँ जो सेल्स होते हैं बच्चों, उस सेल्स में छोटा छोटा हेयर लाइक सा स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया। तो ये सीलिया जब मूवमेंट्स में हेल्प करता है तो उसको कहते हैं हम लोग सीलियरी मूवमेंट्स। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको हमने दिखाया था। उसी तरह से आप जो है प्लांट्स हो या एनिमल्स, आपको मिला होगा इस तरह से लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इस लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, फ्लैजिलम। सिंगुलर होता है फ्लैजिलम और प्लूरल होता है फ्लैजिला। तो इस फ्लैजिला के हेल्प से यदि लोकोमोशन करेगा तो उसको कहेंगे हम लोग फ्लैजिलर लोकोमोशन। लेकिन ये एक ही जगह कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ फ्लैजिला इसका मूव करेगा तो इसको कहेंगे हम लोग मूवमेंट्स। तो आपने देखा प्रोटोप्लाज्म का भी मूवमेंट हो रहा है, तो स्टीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहला रहा है। सिलिया के सहारे हमारा जो ट्रैकिया था या फैलोपियन ट्यूब होता है, वहाँ पर सिलिया के सहारे मूवमेंट होता है, उसको सिलियरी मूवमेंट्स कहेंगे। फ्लैजिला के सहारे होता है। और हम लोग अपने हाथ को क्या कहते हैं बच्चों, फोर लिम्स। पैर को क्या कहते हैं, हिंड लिम्स। तो ये जो फोर लिम्स है, इसके सहारे भी मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, हमारा जबड़ा जो है ऊपर नीचे, खाना खाते हैं तो चबाते हैं ना, च्यूइंग एक्टिविटी के टाइम में मूवमेंट करता है। इस तरह से हाइड्रा वगैरह में आप आएंगे तो देखेंगे बच्चों, हाइड्रा का जो बॉडी होता है उसमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, टेंटिकल्स। तो ये टेंटिकल्स को भी मूव करता है, तो टेंटिकल से मूवमेंट होगा, फ्लैजिला से होगा, सिलिया से होगा। इस तरह से कई तरह का मूवमेंट्स होता है। और मूवमेंट्स हमेशा लोकोमोशन में हेल्प करे ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोकोमोशन बिना मूवमेंट का हो ये कभी पॉसिबल भी नहीं होता है बच्चों। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स में, चूँकि हम लोग का टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी है बच्चों। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोगों के बॉडी में 3 टाइप्स का मूवमेंट्स होता है बच्चों। सबसे पहला जो मूवमेंट्स होता है उसको हम लोग कहते हैं अमीबॉयड मूवमेंट। दूसरा को क्या कहेंगे हम लोग,
अभी अभी चर्चा किए थे सिलियरी मूवमेंट, और तीसरा जो मेन है जिसको कि हम लोग डिटेल डील करने वाले हैं आज, वो है मस्कुलर मूवमेंट। अब अचानक से सुन के लगता है आपको कि अमीबा हैं हम लोग सर, नहीं बच्चों, लेकिन हमारे बॉडी में जो WBC है बच्चों, आप जानते होंगे हमारे ब्लड में WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो उसमें स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके सहारे ब्लड के अंदर WBC मूव करता है और इसीलिए उसको हम लोग अमीबॉयड मूवमेंट कहते हैं। तो आपको अमीबॉयड मूवमेंट इन ह्यूमन पूछे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप कहेंगे कि WBC एंड सम मैक्रोफाज, वैसे सेल जो हमारे बॉडी में डिफेंस का काम करते हैं, वो जो मूवमेंट शो करता है ब्लड में, वो विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया करता है, इसीलिए उसका नाम अमीबॉयड मूवमेंट रखा गया है। ठीक है बच्चों। ठीक उसी तरह से अभी अभी हम लोग चर्चा किए थे कि हमारा जो ट्रैकिया है, विंड पाइप, जिससे कि एयर को हम लोग इनहेल करते हैं, फाइनली लंग्स में ले जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो सेल्स होता है, उस सेल्स में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सिलिया कहलाता है। जैसे ही यहाँ से एयर पास होगा तो एक सिलिया इससे टकराता है, ये अपने पड़ोसी से टकराएगा और धीरे धीरे बेंड करता है ऐसे, और धीरे धीरे एयर के मूवमेंट को अंदर ले जाता है। तो उस तरह का जो मूवमेंट्स होता है उसको हम लोग सिलियरी मूवमेंट्स करते हैं। लेकिन जो मेन मूवमेंट से बच्चों, एक क्वेश्चन पूछेगा कि इन ह्यूमन बींग्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट टेक प्लेस, तो आपको जवाब देना होगा 3 टाइप्स का। लेकिन यदि इसमें पूछे कि द मेन मूवमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स, तो आपको देना होगा मस्कुलर मूवमेंट्स, क्योंकि ये मस्कुलर मूवमेंट्स सिर्फ मूवमेंट्स में नहीं बल्कि लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। तो अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट मस्कुलर मूवमेंट पर। यहां पर बच्चों मसल्स, सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि मसल्स जो हमारा है वो टिश्यू है। आप जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ये 4 टिश्यू में से मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी का मेन बल्क बनाता है, यानी 40 to 50% हमारे बॉडी के वेट का लगभग मान के चलो आधा वो मस्कुलर टिश्यू बनाता है। ठीक है। तो ये मसल्स जो है इसके लिए 2 टर्म इस्तेमाल होगा हमेशा, इसलिए बच्चों ये दोनों टर्म आप याद कर लेंगे आगे पढ़ाई करने के पहले। मायो मीन्स मसल्स होता है और सार्को मीन्स भी मसल्स होता है। ये जगह जगह पर, अब जैसे स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड, तो मायो में लोजी जोड़ दो, मायोलॉजी हो गया। मस्कुलर सेल में मसल्स फाइबर में जो प्रोटीन का जो फिलामेंट होगा, मायो में फाइब्रिल जोड़ दो, मायोफाइब्रिल हो जाएगा, या मायो में फिलामेंट आप जोड़ देंगे, मायोफिलामेंट हो जाएगा। अब आपको एक सेल में कुछ टर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आप सेल जब पढ़ते हैं तो मसल्स को बनाने वाले सेल का नाम क्या होता है बच्चों? मसल्स फाइबर, क्योंकि ये फाइबर के फॉर्म में रहता है, इसीलिए सेल को, कोशिका को इसका मसल्स फाइबर कहते हैं। तो ये जो मसल्स फाइबर होगा, मान लीजिए एक सेल है, सिंगल सेल है, तो सेल का मेम्ब्रेन आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहलाता है। तो मसल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसमें क्या कर देंगे बच्चों? सार्को और प्लस जोड़ देंगे लेमा, तो हो जाएगा सार्कोलेमा। इसकी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, तो साइटोप्लाज्म में से साइटो शब्द हटा देंगे और वहाँ पर क्या कर देंगे? सार्को बैठा देंगे और उसके बाद कह देंगे प्लाज्म, तो क्या हो जाएगा? सार्कोप्लाज्म। उसी तरह से इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। आप पढ़ेंगे सेल वाले यूनिट में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि शॉर्टकट में सेर बोलते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको रेर बोलते हैं। तो हमारे मसल्स फाइबर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन इसका नाम क्या दिया जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
उसी तरह से इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा बच्चों, जिसको कि आप पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो, अब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करोगे तो एनर्जी यानी एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होगा क्या, तो एटीपी का प्रोडक्शन करने के लिए आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो रहेगा उसको जो है सो कह दिया गया है सार्कोजोम। तो इस तरह से आप देख रहे हो बच्चों, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कह रहे हैं, इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोल रहे हो, इसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हो, इसके माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोजोम कह रहे हो। मतलब सब में सार्को 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 लगा हुआ है कि नहीं। इसका मतलब कि सार्को मीन्स मसल्स यदि आप याद कर लेते हो तो बार बार आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जो रूट वर्ड का प्रीफिक्स होता है वो यदि एक बार आप याद कर लेते हो तो बाद में पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और एक कॉन्सेप्ट जनरली जो बैठा हुआ है हमारे समाज में कि बायोलॉजी रटने का विषय है, समझने का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दूर होगा, ये भ्रम थोड़ा सा दूर होगा। अब आते हैं बच्चों, चूंकि इसका जानकारी बहुत जरूरी था मसल्स फाइबर का स्ट्रक्चर पढ़ने में, अब थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे मेरे पास तो बहुत ज़्यादा मसल्स विकसित नहीं है, बट आप लोग देखे होंगे फिल्मी दुनिया में या बहुत सारे बॉडी बिल्डर ऐसे करके बॉडी दिखाते हैं। तो यहाँ देख रहे हो मसल्स। अब ये मसल्स जो है बच्चा कॉन्ट्रैक्शन किया तब इसका थिकनेस बढ़ा। इसका मतलब कि हमारे मसल्स में कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। दूसरा होता है एक्साइटेबिलिटी। तीसरा होता है एक्सटेंसिबिलिटी और चौथा होता है इलास्टिसिटी। ये चारों गुण हमारे मसल्स में पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी बच्चों कॉन्ट्रैक्शन करने का, एक्सटेंसिबिलिटी बच्चों एक्सटेंशन का। यहां हमने दिखाया आपको अभी यहां पर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सटेंसिबिलिटी एक्सटेंशन हुआ। उसी तरह से एक्साइटेबिलिटी भी, हमारे बॉडी में दो तरह के टिश्यू जो होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित होते हैं बाहर के या अंदर के किसी स्टिमुलाई को एक्सेप्ट करने के बाद। उसमें से एक तो न्यूरल टिश्यू है बच्चों और दूसरा हमारा मस्कुलर टिश्यू है। और एक और आपको कैरेक्टर है इलास्टिसिटी। इसको समझाने के लिए आपको मैं एक रबर का सहारा लेता हूं। आप देख रहे हैं बच्चों ये रबर, इसका डायमीटर देख रहे हैं, देखिए ये क्या हुआ, यहाँ एक्सटेंशन इतना ज़्यादा फैल गया है, लेकिन इसको जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर से अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है कि नहीं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी। यानी ये सब गुण हमारे मसल्स फाइबर में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा लिए चलते हैं आप लोग को स्मार्ट बोर्ड की तरफ। यहां पर ध्यान देंगे, जैसा कि हमने बताया था आपको कि हमारे बॉडी में मूवमेंट्स प्रोटोप्लाज्म लेवल पर भी होता है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में भी तो सेल है। ऐसा थोड़े है कि अमीबा यूनिसेलुलर है और हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, उसमें सेल नहीं है। उसी तरह से सिलिया का मूवमेंट्स हमने बताया ही आपको, हमारे ट्रैकिया में, विंड पाइप में होता है। फ्लैजिला का मूवमेंट हम लोग के बॉडी में नहीं है, अदर एनिमल्स में है। टेंटिकल्स का मूवमेंट्स हाइड्रा में बताए। मूवमेंट्स ऑफ लिम्स यानी हाथ और पैर का, जा यानी जबड़ा का, आईलिड्स यानी पलके जो हम लोग ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स करते हैं वो हुआ बच्चों। टंग, जीभ का भी हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया है आपको, ह्यूमन के केस में 3 टाइप्स का मूवमेंट्स होता है, अमीबॉइड, सिलियरी मूवमेंट्स और मस्कुलर मूवमेंट्स। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर बताए हैं आपको कि ह्यूमन के केस में जो ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया में गौर से देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा बच्चों कि यहाँ जो है सिलिया, यहाँ देखिए सिलिया है, और ये सिलिया जब पार्टिकल इधर से मूव कर रहा है, देखिए डायरेक्शन ने दिखाया है कि नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो यहाँ सिलिया देखिए बेंड किया। अब बेंड करने के बाद पार्टिकल स्लोली ओन डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
तो हमारा जो ट्रैकिया में म्यूकस का मूवमेंट्स होता है या एयर पार्टिकल्स का मूवमेंट्स होता है या किसी भी एनी पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है उसको सिलियरी मूवमेंट्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए नीचे आपका ये जो बाइसेप मसल्स है, मसल्स की बात मैं कर रहा था, तो बाइसेप मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हुआ था, है ना। तो उसमें आपको दिखाई दिया है जब कॉन्ट्रेक्शन हुआ अब फिर नॉर्मल कंडीशन में आया तो एक्सटेंशन हुआ। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी इससे समझ में आ जाता है बच्चों, एक्सटेंसिबिलिटी भी समझ में आ जाता है। और एक्साइटेबल का मतलब होता है जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे वो इनवॉलंटरी हो, तो हम लोग दोनों तरह का मूवमेंट शो करते हैं। और इलास्टिसिटी तो हमने आपको एक रबर का एग्जांपल लेकर के समझाया। उसके बाद आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं नोट्स का। अभी बताए थे कि मायो मीन्स मसल्स होता है, तो स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी हो जाएगा बच्चों। ये 40 to 50% पार्ट ऑफ द आवर टोटल बॉडी वेट बनाता है। मीन्स एक क्वेश्चन नीट में पूछता है कि विच वन टिश्यू फॉर्म मेन बल्क ऑफ द आवर बॉडी। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछे बच्चों कि विच वन टिश्यू फॉर्म्स मेन बल्क ऑफ द आवर बॉडी, और ऑप्शन रहे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, तो आपका आंसर क्या होगा? मस्कुलर टिश्यू होगा। और मायो का मीनिंग ही मसल्स होता है, ठीक है ना। तो ये जो है पॉइंट देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ये चारों जो है हमारे मसल्स का प्रॉपर्टीज है। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट एराइज होता है बच्चों कि विच वन इज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर मस्कुलर टिश्यू। तो ये चारों आप लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें जो सेल्स होता है उसको मसल्स फाइबर कहते हैं। मायोब्लास्ट यूज नहीं किया गया है या मायोसाइट यूज नहीं किया गया है, मसल्स फाइबर यूज किया गया है क्योंकि ये फाइबरस फॉर्म में होता है बच्चों। अब देखिए मसल्स जो हमारे बॉडी में होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। आपको यहीं पे मैं डील करना चाहता हूं बच्चों। स्केलेटल मसल्स को स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं? तो क्योंकि वो हमारे बोन से अटैच रहता है, इसीलिए उसको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। उसको सोमैटिक मसल्स भी कहते हैं क्योंकि बॉडी का मेन पार्ट, ये तीनों मस्कुलर टिश्यू मिलके बॉडी का 40 to 50% बनाता है, नो डाउट। लेकिन ये 3 टाइप्स ऑफ मसल्स में से अकेले स्केलेटल मसल सिर्फ 90 to 95% बॉडी वेट बनाता है। कहने का मतलब मस्कुलर टिश्यू का ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। मस्कुलर टिश्यू पूरे बॉडी वेट का हुआ कितना? 40 to 50%। ये अलग क्वेश्चन है। लेकिन ये तीनों टाइप ऑफ मसल्स में से मैक्सिमम कौन रहेगा? तो स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स बच्चों मैं बोर्ड पे भी डायग्राम बना के समझाऊंगा, पहले यहाँ समझ लीजिए। जितने भी स्केलेटल हमारे बॉडी में है बोन, वो सबसे अटैच रहता है, सब स्केलेटल मसल्स है। टोटल हाथ हो पैर हो, मैक्सिमम हमारे बॉडी में स्केलेटल मसल्स होता है। और स्केलेटल मसल्स बोन से अटैच रहता है एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जिसका नाम है टेंडन। बोन को मसल्स से अटैच करने वाले टिश्यू का नाम होता है टेंडन। आपने यदि कभी चिकन का लेग पीस खाया होगा तो उसके मसल्स को जब आप नोच के खाते हैं तो देखिएगा बच्चों बोन के और मसल्स के बीच में एक पतला पतला रेशा जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दैट इज नथिंग, वह टेंडन ही है जो कि बोन को स्केलेटल मसल से जोड़ करके रखता है। उसके बाद इसमें आपको कई धारियां दिखेगा, है ना, लाइनिंग टाइप का दिखेगा, इसीलिए इसको स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं या स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं। ये हमेशा हमारे विल पावर के कंट्रोल में काम करता है। आप जब चाहेंगे तभी मूव करेगा। जैसे मुझे अभी मन कर रहा है कि मसल्स को फिर से मूव करके आपको दिखाऊं, तो ऐसे करूंगा तभी मूव करेगा। चाहूंगा कि मैं नहीं दिखाऊंगा तो नहीं होगा, इसलिए हमारे विल पावर के अंडर में मूव करता है। इसलिए इसको हम लोग स्केलेटल मसल्स को वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। बॉडी का मेन बल्क है इसीलिए सोमैटिक मसल्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो है सो हमारे बॉडी में मैक्सिमम वर्क करने पर, लगातार एक्सरसाइज करने पर या लगातार आप जॉगिंग जब करते हैं तो थकान हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो इसको हम लोग फैटिग मसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो कई नाम हो गया, एक तो स्केलेटल मसल्स है, दूसरा सोमैटिक मसल्स है, तीसरा वॉलंटरी मसल्स है, चौथा स्ट्राइएटेड मसल्स है या स्ट्राइप्ड मसल्स है,
पांचवा वॉलंटरी मसल्स, तो पहले ही बता दिए, फैटिक मसल्स। तो इस तरह से कई नाम है। जस्ट इसका अपोजिट, बाई वन गेट वन फ्री बार बार हम बोलते हैं, तो एक आप याद करोगे एक अपने आप याद हो जाएगा। जैसे था स्केलेटल मसल्स, दूसरा है बच्चों स्मूथ मसल्स, तो इसमें लाइनिंग नहीं होगा। यह था स्केलेटल, ये हो जाएगा नॉन स्केलेटल मसल्स। ये था फैटिक मसल्स, ये हो जाएगा नॉन फैटिक मसल्स। ये था वॉलंटरी मसल्स, ये हो जाएगा नॉन वॉलंटरी मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। और ये इंटरनल ऑर्गन में विसरा में पाया जाता है, इसलिए विसरल मसल्स भी कहते हैं। जैसे हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा जो ब्लड वेसल्स है, हमारे फीमेल के बीच में जो यूटेरस है ना, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, आंख में आप पढ़ोगे सिलियरी मसल्स, तो ये सब के सब स्मूथ मसल्स के होते हैं। और जैसा कि आप कार्डियक मसल्स देख रहे हो बच्चों, तो कार्डियक का मीनिंग ही होता है हार्ट। आप लोग सुने होंगे कार्डियोलॉजिस्ट यानी हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो कार्डियक मसल्स है नहीं, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इट इज सिमिलर टू स्केलेटल मसल्स, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इट इज सिमिलर टू स्मूथ मसल्स, इसलिए इसका नाम कार्डियक मसल्स का रखा गया है स्ट्राइप्ड इनवॉलंटरी मसल्स। यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सिमिलर है स्ट्राइप्ड मसल्स के जैसा, क्योंकि इसमें भी लाइट बैंड डार्क बैंड मिलेगा। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये कभी थकता है क्या बच्चों? यदि हमारा हार्ट थक गया तो हम लोग को चलो बुलावा आया है, माता जी ने बुलाया है, बुलावा आ जाएगा। तो हार्ट हमारा जस्ट आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ कहिए, जस्ट आफ्टर फॉर्मेशन एंड कंटिन्यू अप टू टिल डेथ, ये हमेशा रिदमिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करता रहता है, लेकिन कभी थकता नहीं है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ये स्मूथ मसल्स की तरह हुआ, इनवॉलंटरी है। आप अभी कह के देख सकते हो कि मेरे हार्ट, आप 2 मिनट के लिए आराम कर लो, क्या रुक जाएगा क्या हार्ट बीट होना? क्या हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन रोक लेगा क्या? नहीं ना। तो इसीलिए स्मूथ मसल्स की तरह कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी होता है बच्चों, हमारे विल पावर के अंडर में काम नहीं करता है। ये रिदमिक मूवमेंट शो करता रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर इसका स्केलेटल मसल्स की तरह होता है। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर मैं डायग्राम से समझा देता हूं ताकि इसको बोर्ड पे बनाने में ज्यादा समय लगेगा। आप एनसीईआरटी में इस डायग्राम को गौर से देखे होंगे। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है स्केलेटल मसल्स का है। स्केलेटल मसल्स में देखिए ये डार्क लाइनिंग दिख रहा है, फिर लाइट लाइनिंग दिख रहा है। डार्क तो इस तरह से स्ट्राइएशन है, धारियां है, इसलिए इसको स्ट्राइएटेड मसल्स या स्ट्राइप्ड मसल्स कहा गया है। और इसमें न्यूक्लियस का नंबर मोर देन 1 होता है बच्चों। और मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल को हम लोग सिनसिटियल सेल या सिंपली सिनसिटियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाइए आप स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल्स को देखो, इसका फाइबर जैसा है, ऊपर का और नीचे का एंड क्या है बच्चों? नैरो है, और बीच में क्या है? ब्रॉड है, चौड़ा है। और इसमें न्यूक्लियस भी डिस्ट्रीब्यूटेड है ब्रॉड वाले पार्ट में। तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। और ये स्मूथ मसल्स जो हैं, अभी अभी बताया, हमारे एलिमेंट्री कनाल में रहता है, हमारे कुछ जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी होता है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स है उसमें रहता है। तो ये स्मूथ मसल्स विल पावर के अंडर में काम नहीं करता है। ऐसा थोड़े है कि आप भोजन लेने के बाद आप बोलेंगे एलिमेंट्री कनाल को कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं करो, तो नहीं करेगा क्या? करेगा ही। इसलिए विल पावर के अंडर काम नहीं करता है। और यहाँ देख लीजिए, ये कार्डियक मसल्स है जो हमारे हार्ट में होता है। स्ट्रक्चर में आपको सिमिलर मिल रहा है कि नहीं? स्ट्रिएशन मिल रहा है कि नहीं? लेकिन ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, ये इंटरकनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकलेक्टेड डिस्क से एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें एक बार मैसेज जैसे ही जाता है इंफॉर्मेशन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो टोटल जो मसल्स फाइबर्स हैं सब के सब एक साथ कॉन्ट्रैक्शन शो करता है एक पार्टिकुलर रीजन का। अब ऐसा नहीं कहिएगा कि हार्ट का दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो आप लोग हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो है कार्डियक मसल्स हुआ। ठीक है। अब देखिए स्केलेटल मसल्स में, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, सोमैटिक मसल्स, फैटिक मसल्स, ये सब हमने अभी समझाया है आपको। ये जो है सो बना हुआ होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का, इसलिए इसको हम लोग सिनसिटियम भी बोलते हैं।
ये 95% ऑफ द टोटल मसल्स बनाता है। ध्यान देना है इस पॉइंट को, कंफ्यूज नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव आता है यहां से बच्चों। मसल्स का 95% है, ना कि टोटल बॉडी का 95%। टोटल बॉडी में तो जब इंटायर तीनों मसल्स मिल करके बनाता है 40 to 45%, और उसके बाद यही मेनली, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ, मेनली हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ करता है, लेकिन मेनली जो हम लोग जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन करते हैं उसमें स्केलेटल मसल्स ही होता है। अब बताओ बच्चों, अकेला स्केलेटल मूवमेंट कर लेगा क्या? अकेला मसल्स मूवमेंट कर ला क्या? मान लो आपके पैर से बोन को निकाल दिया जाए और आपको पैर उठाने कहा जाए, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा और फिर गिर जाएगा। यानी बिना बोन के मसल्स भी मूवमेंट नहीं करता है। यानी मसल्स और बोन जब आपस में मिल जाते हैं तो लोकोमोशन बहुत अच्छे से होता है। आप पढ़ेंगे इसमें बोन के बारे में भी। बोन हमारा लिवरेज सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब आ जाइए बच्चों स्मूथ मसल्स पर। यहाँ इसको यदि अच्छे से दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको डायग्राम बना के हमको समझाना पड़ेगा बोर्ड पे फिर से। तो यहाँ थोड़ा सा डील कर लेते हैं पहले। ये जो स्मूथ मसल्स है बच्चों, इसमें आ जाइए जस्ट अपोजिट। वो था स्ट्रिप्ड, ये है अनस्ट्राइप्ड, है ना। वो था सोमैटिक, ये है विसरल। वो था वॉलंटरी, ये है इनवॉलंटरी। वो था वो था स्केलेटल, ये हो गया नॉन स्केलेटल। वो था फैटिक यानी थक जाता था, और ये जो है सो नॉन फैटिक मसल्स है, ठीक है ना। यहाँ पर ये फेटियाई जी यू ई स्पेलिंग छूट गया है, यू ई आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। और ये पाया जाता है एलिमेंट्री कैनाल, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ब्लड वेसल्स, है ना। सिलियरी बॉडी, यहाँ कुलियरी बॉडी प्रिंट हो गया है गलत से बच्चों, सी आई कर लीजिएगा, सिलियरी बॉडी ऑफ आई मसल्स। और ये टोटल मसल्स का 4 to 5% ही बनाता है बच्चों। और जैसा कि कार्डियक मसल्स में आपको मैंने समझाया था कि कार्डियक मसल्स जो होता है वो हमारे हार्ट में सिर्फ होता है, इसीलिए कार्डियक मसल्स के नाम से जाना जाता है। आप हार्ट के भी बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और ये जो है वो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बनाता है, और सभी ब्रांचिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जो ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा हुआ ना बच्चों, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि इन विच वन टाइप ऑफ टिश्यू इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट। तो ऑप्शन यदि एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल देगा तब तो मस्कुलर होगा, लेकिन मस्कुलर में भी अलग अलग दे कि स्केलेटल मसल्स की, विसरल मसल्स मीन्स स्मूथ मसल्स की, कार्डियक मसल्स तो सिर्फ कार्डियक मसल्स होगा। अब आते हैं हम लोग डिटेल बच्चों। स्केलेटल मसल्स चूंकि मेन है, मेन मूवमेंट में कौन मदद करता है? स्केलेटल मसल्स। तो इसको अब बोर्ड पे समझाते हैं, तब आपको जो है सो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग बोर्ड की ओर मूव करते हैं। सपोज दैट ये जो है हमारा हाथ का जो बाइसेप मसल्स है, ये इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए कि इस तरह से मसल्स है, मसल्स। तो ये जो मसल्स है पूरा एक बाइसेप मसल्स के नाम से जाना जाता है बच्चों। आप अपना जो है सो कभी कभी एक्सरसाइज करते होगे तो इस तरह से अपने बाइसेप मसल्स का कॉन्ट्रिक्शन एंड एक्सपेंशन शो करते होगे तो आपको दिखता है। तो ये जो है सो कॉन्ट्रिक्शन वाले फॉर्म में है। तो एक मसल्स का एग्जांपल लेते हैं। मसल्स को बाहर से प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान से सुनना बच्चों और समझना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कवर करता है, और इसका नाम दिया जाता है एपीमाइसियम। क्योंकि मायो मीन्स क्या बताए थे बच्चों? मसल्स, और एपी का मतलब ही होता है अबव, यानी सबसे ऊपर। तो ये जो पूरा एक मसल्स है बाइसेप मसल्स, तो उसका जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर है बच्चों वो एपीमाइसियम के नाम से जाना जाता है। अब इस एपीमाइसियम के अंदर बहुत सारे जो है सो आपको मसल्स फाइबर्स मिलेगा, ठीक है ना। और ये मसल्स फाइबर सभी मिलकर के और एक दूसरे के साथ बंडल बनाता है बच्चों। और जब बंडल बनाएगा बहुत सारा मसल्स फाइबर्स मिलकर के, तो उसको यानी एक इंटायर बंडल को हम लोग क्या कहते हैं? इस बंडल को कहते हैं सिंगुलर में FASCICLES, फैसिकल्स। और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? ऐसा ऐसा ढेर सारा मिलेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग FASCIA, फैसिया।
यानी बंडल ऑफ मसल्स फाइबर्स। इसके अंदर छोटे छोटे जो देख रहे हो ये सब मसल्स फाइबर है। तो बंडल ऑफ मसल्स फाइबर टुगेदर फॉर्म फैसिकल्स, और ऐसे फैसिकल्स बहुत सारे होंगे हमारे मसल्स में। तो ये जो फैसिया का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर है यह भी कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है बच्चों। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू का कवर जो है इसको हम लोग कहेंगे पेरीमाइशियम। पेरी का मतलब हुआ सराउंडिंग, ध्यान देना। अब इसमें से एक मसल्स फाइबर को निकालो, यानी सिंगल मसल्स फाइबर्स को यदि निकालोगे तो इसको भी बाहर से प्रोटेक्शन देता है एक लेयर बच्चों कनेक्टिव टिश्यू का, और इसका नाम दिया जाता है एंडोमाइसियम। आप फिर से ध्यान से सुन ले, क्योंकि इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है बच्चों। एक कोई भी मसल्स का एग्जाम्पल आप ले लो, कोई भी मसल्स, हाथ का मसल्स, पैर का मसल्स, कहीं का भी मसल्स। तो एक मसल्स का जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर होगा माइसियम, माइसियम, माइसियम तीनों जगह कॉमन है। एक जगह एपी लगा हुआ है, एक जगह पेरी लगा हुआ है, एक जगह एंडो लगा हुआ है। तो आप नीचे से ऊपर यदि बढ़ोगे तो हमारा सिंगल सेल क्या कहला रहा है मसल्स को बनाने वाला? मसल्स फाइबर। तो मसल्स फाइबर जो इस तरह से देख रहे हो सिंगल है बच्चों, इसके ऊपर से जो एक कवर बनाएगा, मान लो इस तरह से कवर ऐसे बना रहा है, इस तरह से ऐसे कवर मैं समझाता हूं। देखो यहां से ऐसे कवर बना दिया, ठीक है, दिख रहा होगा ऐसे कवर। तो ये अंदर जो है एक मसल्स फाइबर मतलब सिंगल सेल है, और ऊपर से जो कवर बना एक कवर ऐसे, वो जो है सो क्या कहलाएगा? एंडोमाइसियम। यहां हमने बताया एंडो मीन्स अंदर, यानी सिंगल मसल्स फाइबर रिमेन सराउंडेड बाय ए थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। अब ढेर सारा मसल्स फाइबर्स यूनाइट करके एक बंडल बनाएगा, और ऐसा ऐसा बंडल ढेर सारा रहेगा। तो उस बंडल का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर कहलाएगा पेरीमाइसियम। पेरी मीन्स होता है सराउंडिंग, और सभी फैसिया यानी टोटल फैसिया मिल करके जो एक मसल्स बनाएगा उसके कवरिंग को कहेंगे हम लोग एपीमाइसियम। तो हम समझते हैं, क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक मसल्स फाइबर का जो सबसे यूनिक है, जो मेन समझने वाला बात है बच्चों यहीं पे है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा। मैं अब एक सिंगल मसल्स फाइबर्स को लेकर के चल रहा हूँ। ये जो है एक सिंगल मसल्स फाइबर है बच्चों, सिंगल मसल्स फाइबर। इसके सेल को क्या कहते हैं हम लोग? मस्कुलर टिश्यू को बनाने वाले सेल को क्या कहते हैं? मसल फाइबर। अब इसके साइटोप्लाज्म में, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का बना हुआ बहुत सारा फिलामेंटस यानी हॉलो ट्यूबुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। इस तरह से बच्चों इस तरह से तो ये जो एक एक यहां पर है ये सिंगल सेल था, और इसके अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसका नाम दिया जाता है मायोफाइब्रिल। मायो मीन्स क्या बताए थे? मसल्स। ये दो वर्ड तो आप याद ही रखिएगा, मायो मीन्स मसल्स, सार्को मीन्स मसल्स। और इस मायो मीन्स मसल्स में जो प्रोटीन का बना हुआ फाइब्रस स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसको कहा जा रहा है मायोफाइब्रिल। अब हम यहाँ से इस एक मायोफाइब्रिल को निकालेंगे। अब इस डायग्राम को मैं अब हटा रहा हूँ, अब सिंगल मायोफाइब्रिल को बनाएंगे। अब फिर से एक बार समझ लीजिए बच्चों, मसल्स जो था वो फैसिया का बना हुआ था, फैसिया जो था वो मसल्स फाइबर का बना हुआ था। अब मसल्स फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, और अब सिंगल मायोफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर हम लोग डील करने जा रहे हैं, जो बेसिक है। एक सिंगल मसल्स फाइबर्स को हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसे उठाया है। इसमें दो तरह का बैंड होता है बच्चों, लाइट बैंड जिसको कि आई बैंड के नाम से भी जानते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड के नाम से जानते हैं। एक होता है डार्क बैंड जो
ए बैंड के नाम से भी जाना जाता है या एन आइसोट्रॉपिक बैंड। वहाँ पे लाइट नहीं जाता है, डार्क कलर का दिखता है, इसलिए डार्क बैंड कहते हैं, और जहाँ पे लाइट जाता है वो लाइट कलर का दिखता है तो उसको आई बैंड कहते हैं। अब ध्यान देना है, जो आई बैंड है बच्चों वो जो है एक लाइनिंग के द्वारा डिवाइडेड रहता है, ध्यान देना है। अब वो जो लाइनिंग होता है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड लाइन। एक्चुअली ये लाइन जो है सो थोड़ा सा जिगजैग मैनर में रहता है, लेकिन उसके चलते नहीं कहा गया है जेड लाइन, ध्यान देना है। जेड एक्चुअली एक टर्म है जो जनरली जो है सो ऐसा नहीं आप कह देंगे कि ग्रीक से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, इसको डिस्कस करने वाले जर्मन के लोग थे तो लिया गया है, लेकिन इसका रीजन ये मत दे देना कि जेड का मतलब जो है सो जिगजैग होने के चलते, टेढ़ा होने के चलते होता है, कहीं कहीं तो टेढ़ा दिखाया भी नहीं जाता है, बस इस तरह से ऐसे ऐसे लाइनिंग होता है, तो ये लाइन जो है सो जेड लाइन होता है। और जेड लाइन के इधर बच्चों इस तरह से बहुत सारा थीन प्रोटीनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये जो थीन प्रोटीनस स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ध्यान देना, इसको नाम दिया गया है एक्टिन प्रोटीन। अब एक जो है सो यहां पर फिर से ऐसे जेड लाइन है, ठीक है, तो ये जेड लाइन यहां हो गया। अब इस जेड लाइन के इधर से भी इस तरह का बहुत सारा जो है एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ फिलामेंटस स्ट्रक्चर रहेगा, और इधर भी रहेगा बच्चों, ऐसा नहीं कि इधर नहीं रहेगा, इधर भी रहेगा, ठीक है, ऐसे इधर भी रहेगा एक्टिन प्रोटीन। अब देखो ये जो एक्टिन प्रोटीन जिस एरिया में है वो आई बैंड एरिया कहलाता है। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं आई बैंड का हाफ पार्ट इसको कहते हैं, इसलिए आई बाई 2 हम लोग कहते हैं। ये जो एरिया है जेड लाइन के इधर, यह भी जो है सो लाइट बैंड का हाफ पार्ट होता है, और ये दोनों के जो बीच में होता है बच्चों, इसके बीच में एक और प्रोटीन पाया जाता है जो थोड़ा सा थिक होता है, और उसको हम लोग जनरली मायोसिन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मायोसिन प्रोटीन। तो ये मायोसिन प्रोटीन टोटल में रहेगा, मैं यहां टोटल में नहीं बनाता हूं, आप समझ रहे हो। अब ध्यान देना है, ये जो मायोसिन प्रोटीन जिस एरिया में है उस एरिया को कहते हैं बच्चों हम लोग ए बैंड। तो आपको पहले मैं बता दूं कि मान लिया जाए कि ये सिंपल मायोफाइब्रिल था, तो मायोफाइब्रिल को पहले किस में बांटा गया, आई बैंड, उसके बाद अल्टरनेटिव बैंड क्या आएगा, ए बैंड, फिर क्या आएगा उसके बाद आई बैंड। अब बोलेंगे आई बैंड यहाँ है, इधर ए बैंड है, तो आप बीच में कैसे एडजस्ट कर दीजिए, दिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो आई बैंड है, ठीक है ना, तो आई बैंड का हाफ पार्ट में यहाँ जेड लाइन को दिखाए हैं, और ए बैंड के बाद इधर भी जो आई बैंड फिर आएगा ना, एक आई बैंड के बाद ए बैंड, फिर ए बैंड के बाद आई बैंड, तो यहाँ जो आएगा बच्चों वहाँ फिर दिखाए हैं आई बाई 2। बात समझ रहे हैं। थोड़ा सा हम फिर से नज़दीक डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको, शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो देखिए आपको ये मसल्स फाइबर है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने आई बैंड कहा यानी लाइट बैंड, यहाँ से यहाँ तक हमने ए बैंड कहा यानी डार्क बैंड, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, आई बैंड हो जाएगा। तो अब आई बैंड जो है लाइट बैंड बीच में डिवाइडेड रहेगा एक डार्क लाइन से, ए बैंड भी डिवाइडेड रहता है लेकिन वो लाइट लाइन से रहता है, तो इधर आ जाइए फिर आई बैंड में फिर से डिवाइडेड रहेगा एक डार्क लाइन से। तो देखिए जो डार्क लाइन है इसको बोल रहे हैं हम लोग जेड लाइन, तो जेड लाइन किसको डिवाइड कर रहा है, आई बैंड को, तो आई बैंड का इधर का हाफ पार्ट क्या कहला जाएगा, आई बाई 2, इधर का क्या कहला जाएगा, आई बाई 2, यानी हाफ आई बैंड, इधर हाफ आई बैंड, और ये पूरा का पूरा हो गया बच्चों ए बैंड। इधर फिर से हाफ आई बैंड, बीच में क्या आ गया, जेड लाइन, फिर से इधर हाफ आई बैंड। तो ये जो दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, इसको कहते हैं सार्कोमियर। ध्यान देना बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है, बोर्ड लेवल पर भी, और सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट लेवल में भी पूछा जा सकता है मैचिंग टाइप के क्वेश्चन में,
कि द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल मीन्स कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर या स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल। तो आपका आंसर क्या होगा? सार्कोमियर। ऑप्शन तो बहुत सारा देगा, सार्कोमियर भी दे सकता है, मायोफाइब्रिल भी दे सकता है, मसल्स फाइबर दे देगा, ठीक है ना, आपको फैसिया दे देगा, तो आपको सार्कोमियर होगा। और सार्कोमियर का मतलब क्या हुआ? यानी एक सिंपल सा फार्मूला बन गया बच्चों, सार्कोमियर इज इक्वल टू हाफ आई बैंड प्लस कंप्लीट ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड। यानी सार्कोमियर इज इक्वल टू इस साइड वाले यानी लेफ्ट साइड वाले ए बैंड का हाफ पार्ट, इसलिए हाफ आई बैंड कहा हमने, और बीच का पूरा ए बैंड और प्लस फिर नेक्स्ट वाले का हाफ आई बैंड, ये तीनों मिलकर के हाफ आई बैंड प्लस हाफ आई बैंड बाद वाला और बीच का ए बैंड मिल करके बनाता है बच्चों सार्कोमियर। MER यहाँ स्पेलिंग छूट गया है, सार्कोमियर। यही सार्कोमियर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होता है। अब इसी को समझाने के लिए आपको यहाँ पर फिर से जो है आपको सिंपल, बिल्कुल सिंपल बना के समझाते हैं। ये जो है सो जेड लाइन है, ये जेड है, ये जेड है बच्चों। जेड से यहाँ से इधर से भी आया और एक इधर से भी आया, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, ऐसे ही जो है सो इधर से भी आया और इधर से आया। ये जो है हाफ आई बैंड वाला पार्ट है और आई बैंड रीजन में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है बच्चों, ये जो थीन है, पतला है, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? एक्टीन। देखो बोलने में क्या आ रहा है? एक्टीन। टीन और थीन मिलता जुलता है, थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे तो याद हो जाएगा। और इसके बीच में ये जो है सो थीक यानी मोटा, मोटा वाला प्रोटीन है, इसको जो है सो हम लोग मायोसिन बोलते हैं। देखो बच्चों, मायोसिन बोलने में मां बोल रहे हैं ना हम लोग उच्चारण में मायोसिन, तो म से मायोसिन, म से मोटा, ऐसे याद रखना, ठीक है। म से मायोसिन, म से मोटा, यानी मायोसिन थीक होता है, मोटा होता है, और जो एक्टीन है वो थीन होता है। इसमें TIN है, TIN में H जोड़ दोगे थीन हो जाएगा। अब जो है ध्यान देना है क्या, ये जो मायोसिन है वो ए बैंड एरिया में रहता है और ये जो एक्टीन है इधर हाफ आई बैंड में और इधर भी हाफ आई बैंड में पाया जाता है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि हाफ आई बैंड प्लस इधर का हाफ आई बैंड और बीच का पूरा जो है ए बैंड, ये मिलकर के क्या बनाता है बच्चों? तो यही बनाता है आपको सार्कोमियर। यानी सार्कोमियर जो है दो जेड लाइन के बीच में है। एक बात यहाँ और ध्यान से देखना बच्चों, यदि थोड़ा सा यहाँ पर ओपन पार्ट दिख रहा है नीचे से या ऊपर से, जहाँ पे आपको डायरेक्ट मायोसिन दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? ये एक्टीन का फिलामेंट है, लेकिन यहाँ से क्या देखोगे? एक्टीन, लेकिन यहाँ पर गैप है ना बच्चों बीच में, तो यहाँ से मायोसिन दिखाई दे रहा है। मायोसिन दिखाई दे रहा है, आप पकड़ लो ऐसा डायग्राम से कि ये जो है नॉर्मल कंडीशन में है, यानी कॉन्ट्रेक्टाइल कंडीशन में नहीं है, एक्सटेंस कंडीशन में है, यानी नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन जब मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है तो दो जेड लाइन एक दूसरे की तरफ मूव करता है, मायोसिन कभी मूव नहीं करता है बच्चों। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे से टच कर जाएगा। ये जो बीच का स्पेस दिख रहा था ना यहाँ पर अभी, इसको आप देखना डायग्राम में एच लाइन इंडिकेट करता है। एक्चुअली एच एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनसन, ठीक है ना, हेनसन। अब कुछ बच्चा कहता है कि हेन मीन्स मुर्गी और सन मीन्स बेटा, मुर्गी का बेटा सर, याद करने में सुविधा मिलेगा बेटा, लेकिन नहीं, वैज्ञानिक का नाम है हेनसन, इसलिए हेनसन लाइन दिया गया है, ठीक है। अब जो है सो इस तरह से जो है सो यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो है सो स्ट्रक्चर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट के रूप में आता है। अब इसको समझाने के लिए हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं।
ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, पहले ही बता दिए थे कि जो मसल्स फाइबर होता है उसके साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके सार्कोप्लाज्म यानी सार्कोप्लाज्म में बहुत सारा मसल्स फाइबर होता है और वो मसल्स फाइबर प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट का बना होता है जिसको कहते हैं मायोफाइब्रिल। ईच मायोफाइब्रिल इज कंसिस्ट ऑफ 2 अल्टरनेटिव टाइप्स ऑफ बैंड्स। एक का नाम लाइट बैंड जिसको कि आई बैंड हमने अभी समझाया, दूसरा है डार्क बैंड जिसको कि ए बैंड भी कहते हैं। ए का फुल फॉर्म होता है एन आइसोट्रॉपिक बैंड और आई का होता है आइसोट्रॉपिक बैंड। उसके बाद कुछ मोस्ट कॉमन प्रोटीन जो पाए जाते हैं बच्चों वो 4 है, याद रखना हमेशा। एक एक्टिन और दूसरा मायोसिन। तो मोस्ट कॉमन प्रोटीन पूछे मसल्स का तो 2 ही बोलना, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है बच्चों। लेकिन यदि पूछे कि ए बैंड में, ध्यान देना यही सब क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग कंफ्यूज करते हैं, पढ़ लो लाख 10 बार 20 बार, लेकिन ध्यान नहीं दोगे तो सावधानी हटी और नंबर कटी, ठीक है। तो पूछ देगा क्वेश्चन यदि कि ए बैंड में, जो कि डायग्राम से हम समझाए थे, ए बैंड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो सिर्फ मायोसिन आंसर देना। ए बैंड वाला एरिया में याद करो 2 मिनट पहले जो व्हाइट बोर्ड पे बताए थे वो बीच में मोटा वाला था जिसको कि हमने मायोसिन नाम रखा था। लेकिन पूछे कि आई बैंड एरिया में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो उसमें मेन प्रोटीन पूछे तो सिर्फ एक्टिन होगा बच्चों, लेकिन उसको हेल्प करने वाला 2 प्रोटीन और होता है जिसमें से एक का नाम होता है ट्रोपोमायोसिन, यहाँ पे देखो लिख रखे हैं बच्चों ट्रोपोमायोसिन, और दूसरे का नाम है ट्रोपोनिन। यानी एक्टिन प्रोटीन ऑल्सो contains 2 additional type of helper protein, one is called troponin and third is called tropomyosin। तो ये 4 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। I band divided into 2 halves by Z line, a smallest contractile यानी functional unit of myofibril is called sarcomere। सार्कोमियर इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चों बोर्ड लेवल पर। सार्कोमियर इज इक्वल टू हाफ आई बैंड मीन्स हाफ लाइट बैंड प्लस कंप्लीट ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, यानी जेड लाइन के इधर हाफ आई बैंड और जेड लाइन के इधर हाफ आई बैंड और बीच का पूरा ए बैंड। उसके बाद कहता है आई बैंड में कौन सा प्रोटीन होता है तो मेन प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन होता है बच्चों, लेकिन इसका हेल्पर में कौन है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी। तो ध्यान देना क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है, क्वेश्चन पर ही तो ध्यान देना है कि आई बैंड रीजन में मेन प्रोटीन कौन होगा तो आंसर सिर्फ एक्टिन देना, लेकिन आई बैंड रीजन में कौन कौन से प्रोटीन्स होंगे तब आंसर चेंज हो जाएगा, यानी एक्टिन भी आएगा, ट्रोपोनिन भी आएगा और ट्रोपोमायोसिन भी आएगा। उसी तरह से आएगा ए बैंड में कौन सा प्रोटीन होता है तो ओनली मायोसिन प्रोटीन। अकेला प्रोटीन है फिर भी मोटा रहता है बच्चों, और ए जो है सो बहुत सारा प्रोटीन है फिर भी पतला होता है। इसके पीछे रीजन में बाद में बताऊंगा कि ए बैंड में जो मायोसिन होता है वो कई छोटे छोटे यूनिट का बना होता है जो हजारों में होता है, जिसको मीरोमायोसिन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसीलिए वो मोटा होता है। उसके बाद इसको हम लोग डायग्राम से दिखाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, इस डायग्राम को मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। देखिए ये जो है सो पूरा एक मसल्स है जो हमने बार बार आपको यहाँ बाइसेप मसल्स दिखा रहे थे, है नहीं उतना डेवलप फिर भी बच्चों, लेकिन ये जो है सो पूरा बाहर का कवर है। ये जो पूरा बाहर का कवर है इसी को हम यूज कर रहे थे एपीमाइसियम में, बाहर का कवर। इस एपीमाइसियम के अंदर देखिए छोटा छोटा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये बंडल है, देख रहे हैं बंडल बहुत सारा। तो ये बंडल 1 2 3 4 5 ये सब बंडल्स दिख रहे हैं, ये सब बंडल्स को कहते हैं फैसिकल्स, और सिंगुलर क्या हो जाएगा फैसिकल और प्लूरल हो जाएगा फैसिया, यानी मसल्स बंडल के नाम से भी जान सकते हैं। और इस हर बंडल के अंदर देखिए सिंगल 1 1 1 ये सब जो देख रहे हैं आप, ये क्या है बच्चों 1 by 1, ये है मसल्स फाइबर। और मसल्स फाइबर टर्म का प्रयोग हम लोग मसल्स के सेल से करते हैं।
उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोले थे, सार्कोलेमा, और ब्लड कैपिलरीज और नर्व वेसल्स का सप्लाई तो रहेगा ही, क्योंकि इसको एक्शन जो करना है। अब देखिए इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझेंगे, आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक भी होगा बच्चों, यदि यहां पर गौर करिए, देखिए डार्क लाइन जो दिखाई दे रहा है, फिर इधर लाइट लाइन दिखा रहा है, तो लाइट बैंड एरिया को जो देख रहे हैं आप, फिर डार्क, तो यहां डार्क वाले एरिया में जो डार्क बैंड है बीच में लाइट आ रहा है, और इधर जो है सो लाइट बैंड एरिया जो है इसमें एक डार्क लाइन आ रहा है। इसी डार्क लाइन को हमने जेड लाइन कह के समझाया है, और इस डार्क लाइन को भी हमने जेड लाइन कह के समझाया है। तो देखिए एक जेड लाइन एक हुआ और एक जेड लाइन एक हुआ। ध्यान देना है, इस जेड लाइन के इधर जो व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो एक्टिन प्रोटीन वाला एरिया है, और उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये ए बैंड एरिया है। ए बैंड एरिया को भी डिवाइड किया जाता है बीच में लाइट लाइन के द्वारा, लेकिन चूंकि हम लोग को पढ़ना है कि सार्कोमियर में हाफ आई बैंड प्लस इंटायर ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड रहता है, इसीलिए हमने फार्मूला में आपको हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड दिखाया है। तो ये दो लाइन जो है जेड लाइन, और इस जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर है वही सार्कोमियर होता है। अब इसके इधर फिर देखो, इधर जो है सो ये पार्ट हो जाएगा, फिर इधर आएगा, तो ऐसे जो है सो आपको समझना है कि एक जेड लाइन और दूसरे जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर होगा वही कहलाएगा आपको सार्कोमियर। ठीक है बच्चों, इसको और थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखिए दिखाया गया है। अब देखिए ये जेड लाइन हुआ, ये दूसरा जेड लाइन हुआ। आपका जेड लाइन जिस एरिया में दिखाया जा रहा है वो आई बैंड है। ये जो यहां से यहां तक के प्रोटीन का देख रहे हैं ये एक्टिन है, सिर्फ एक्टिन नहीं है, इसको सपोर्ट करने के लिए कौन है बच्चों, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, इधर से भी देख रहे हैं आई बैंड का जो एरिया है हाफ इधर हाफ इधर, तो इसमें भी देख रहे हैं एक्टिन प्रोटीन है। और जो ए बैंड का एरिया यहां से यहां तक दिख रहा है, इसमें जो बीच में प्रोटीन है बच्चों वो है मायोसिन। तो ये मायोसिन प्रोटीन हुआ और ये एक्टिन प्रोटीन हुआ। तो जेड लाइन और जेड लाइन के बीच में, ठीक है ना, जो एरिया होता है वो जो है सो कहलाता है आपको सार्कोमियर। जब यहां देखिए बीच में नीचे से जो समझाए थे आपको व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, ऊपर से भी यहाँ गैप दिख रहा है, मतलब एक्टिन यहीं तक है, यहाँ तक है, यहाँ से तो एक्सपोजर हो रहा लाइट तो मायोसिन दिखेगा ना। तो जब मायोसिन दिख रहा है जिस एरिया में खाली बच्चों, उसको एच जोन कहते हैं। और एच जोन जब दिखाई दे, ध्यान देना यहाँ पर, माइंड इट हियर, एच जोन दिखाई दे तो समझ जाओ कि मसल्स रिलैक्स कंडीशन में है। मसल्स जो है हमारा एकदम रिलैक्स हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रेक्शन वाले कंडीशन में नहीं है। क्योंकि जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ए एक्टिन और ए एक्टिन दोनों एक दूसरे के पास आ जाएगा और ये जेड जोन छुप जाएगा, नहीं दिखाई देगा। तो जेड जोन का मतलब क्या हुआ कि नीचे से देखने पर मायोसिन दिखाई दे, और जब ये सार्कोमियर का कॉन्ट्रेक्शन होगा बच्चों, यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये लाइन यहाँ टच कर जाएगा, ये लाइन यहाँ टच कर जाएगा ऐसे। तो जब ये दोनों टच करेगा तो नीचे से फिर मायोसिन दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो जब मायोसिन नहीं दिखाई देगा तो समझ लीजिए कि वो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में है। ठीक है बच्चों, हम समझते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है सो थोड़ा सा और आपको बोर्ड की तरफ ये चलता हूँ और उसके बाद मैं अपने क्लास को समापन करूँगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बच्चों वो जनरली जो है सो बेसिक बात जब याद रखेंगे आप, जैसे आप मायो मीन्स मसल्स याद रखेंगे, सार्को मीन्स मसल्स याद रखेंगे, तो ये दोनों से बहुत सारा टर्म बनेगा। जैसे स्टडी को हम लोग मायोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो बहुत सारा टर्म इस्तेमाल किए हम लोग, जैसे पहले हमने सार्कोलेमा टर्म का प्रयोग किया। ये इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि सब का मीनिंग आपको आना चाहिए। सार्कोलेमा लिखा हमने, सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा, उसी तरह से सार्कोजोम लिखा, उसी तरह से आपको सार्कोमियर लिखा जो बहुत बाद में लिखा था। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स का इस्तेमाल किए, जैसे एक्टिन का, मायोसिन का, ट्रोपोनिन का, ट्रोपोमायोसिन का। उसी तरह से हमने जेड लाइन का इस्तेमाल किया, है ना।
उसके बाद हम लोगों ने दो तरह का बैंड का इस्तेमाल किया था, ए बैंड का इस्तेमाल किया था, आई बैंड का इस्तेमाल किया था, एच जोन का इस्तेमाल किया था जो इम्पोर्टेंट था। तो ये सभी बातें आपको आना चाहिए। और जो सबसे छोटा यूनिट जो बताए थे लास्ट में बच्चों आपको कि ये दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस था उसमें इधर से एक्टिन प्रोटीन, इधर से भी एक्टिन प्रोटीन, और बीच में जो है वो मायोसिन प्रोटीन, ये आपको याद रखना है। मायोसिन प्रोटीन जो है वो सिर्फ जो है सो रहेगा आपको ए बैंड एरिया में और एक्टिन प्रोटीन रहेगा आई बैंड एरिया में। यदि आपको ऊपर से या नीचे से दिख रहा हो मायोसिन तो मसल्स रिलैक्स कंडीशन में है, और यदि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो देखिए इस तरह से नज़दीक आ जाएगा, ये भी नज़दीक आ जाएगा। अब देखिए बीच का जो मायोसिन प्रोटीन था मोटा वाला वो अब ऊपर से दिख रहा है क्या? नहीं ना, ऊपर से इधर वाला एक्टिन इधर वाला एक्टिन ओवरलैप कर गया। जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे जो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको फिर से डिटेल डील करेंगे बच्चों। धन्यवाद।